डर बस एक छोटा सा शब्द है, शायद जिसे हजारों या लाखों बार सुना गया होगा। लेकिन आप में से कितने लोगों ने सच में इसे महसूस किया है? मुझे आज भी अमावस की वो काली रात याद है। सच कहूं तो सही मायने में डर क्या है, इस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब मेरा सामना उन अमानवीय चीजों से हुआ था जिस पर आप तब तक यकीन नहीं करते जब तक आप खुद इस भयानक डर को महसूस नहीं कर लेते। शायद वो एक दूसरी ही दुनिया थी, मरे हुए लोगों की दुनिया। मैं वहां से जीवित कैसे बच गया, इस बात पर आज भी यकीन नहीं कर पाता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और आप सुन रहे हैं हिंदी हॉरर बुक की कहानियां। दोस्तों, आज की ये कहानी दया नाम के एक किसान की है। दया के पास उसके गांव में खेती की जमीन का बस एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर कोई खास पैदावार नहीं होती थी। इसलिए इसके साथ ही वो खेतीहर मजदूर का काम भी कर लिया करता था, जिसकी वजह से कई बार उसका आना जाना आस पड़ोस के दूसरे गांवों में भी होता रहता था। एक बार मजदूरी का कोई काम उसे दूर के एक दूसरे गांव में मिला। वहां जाते वक्त उसके साथ जो घटित हुआ वो सच में एक भयानक और खौफ से भरा अनुभव था। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं दया की कहानी उन्हीं के नजरिए से। मेरा गांव बिहार और पश्चिम बंगाल के एक सीमावर्ती इलाके में आता है। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बिल्कुल सच्ची और मेरी आंखों देखी घटना होने के बाद भी मुझे इस पर यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ मेरे ही साथ हुआ था। मेरा नाम दया है। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरी पत्नी मीरा और एक बेटा है। वैसे तो मेरा परिवार छोटा है, लेकिन एक छोटे किसान के तौर पर मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी कुछ ठीक नहीं है। तो ये वाकया करीब 45-50 साल पुराना है। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। उस समय मेरी उम्र कुछ 17 या 18 साल रही होगी। मेरे पिता भी एक किसान थे और मेरे दादाजी भी। देश को आज़ादी मिले कुछ साल तो हो गए थे, लेकिन उन दिनों देश की कई जगहों की तरह यहाँ भी जमींदारी प्रथा काफी फल फूल रही थी। गांव के ज्यादातर लोग या तो छोटे मोटे किसान थे या खेतीहर मजदूर का काम किया करते थे। मजदूरी का काम गांव के कुछ बड़े जमींदारों के खेतों में ही मिला करता था। उन दिनों काम की ना तो ज्यादा मजदूरी ही मिलती थी और ना ही कोई खास सुविधा। पिताजी और दादाजी की जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती थी, उसी से वो अपने खेतों में फसल बोने का काम किया करते थे। कई बार खराब मौसम या कम बारिश के चलते फसल का नुकसान हो जाया करता था। जहां दूसरी तरफ पिताजी और दादाजी पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा था। हमारे आस पड़ोस के और किसानों के हालात भी हमसे अलग नहीं थे। सभी की जमीनें अमीर जमींदारों के पास कर्ज की वजह से या तो गिरवी पड़ी थी या पूरी तरह से हथिया ली गई थी, और इस तरह से किसान दिन ब दिन और गरीब होते चले गए। उनके पास खुद की जमीनें बची ही नहीं थी। हम में से कई लोग मजदूरी का काम करने के लिए मजबूर हो चुके थे। समय बीतने के साथ ही एक दौर ऐसा भी आया जब काम की
जो भी मजदूरी मिला करती थी वो जमींदारों का कर्ज चुकाने में ही खर्च हो जाया करती। घर के हालात बहुत बदहाल हो चुके थे। समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद दादाजी का देहांत एक लंबी बीमारी के बाद हो गया। उसके कुछ दिनों बाद ही पिताजी भी इस कभी ना समाप्त होने वाले कर्ज के बोझ के नीचे दबकर दम तोड़ चुके थे। घर में अब बस मैं और माँ ही बचे थे। अचानक से सब बदल चुका था और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। उस समय मेरी उम्र कुछ 20 साल रही होगी। पिताजी और दादाजी की तरह मैं भी मजदूरी और अपने बचे कुचे खेतों में काम करने लगा। जहां से भी मजदूरी का काम मिलता मैं बिना ज्यादा विचार किए वहां चला जाया करता था। सच तो यह है कि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मजदूरी का काम कई बार मेरे घर के आसपास के दूसरे गांवों में तो कई बार दूर दराज के इलाकों में भी मिलता था। उन दिनों आने जाने के लिए बैलगाड़ी ही एकमात्र साधन था। कई बार हम पैदल चलकर काम की जगह तक जाया करते थे। इस सफर में कब सुबह शाम में ढल जाती और कब शाम रात में बदल जाती इसका पता ही नहीं चलता था। काम की वजह से मैं अक्सर घर से बाहर ही रहता था। घर में माँ अकेली रहती। वो पिताजी के जाने के बाद हमेशा ही बीमार रहती थी। मैं माँ का ख्याल नहीं रख पा रहा था। इस बात से मैं कुछ परेशान रहने लगा। मेरे साथ ही मजदूरी का काम करने वाले एक भाई ने मुझे शादी कर लेने की बात कही। थोड़ा सोचने के बाद मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। उस लड़की का नाम मीरा था। अब मीरा ने मेरी जिम्मेदारियों को अपना मानते हुए पूरा घर संभाल लिया। मैं भी इस चिंता से परे अपने काम को मन लगा के करने लगा। मेरी माँ और गांव के कई बुजुर्गों ने मुझे रात के सफर को टालने की बात कही थी। गांव के बड़े बूढ़ों का कहना था रात का सफर कतई सुरक्षित नहीं होता। पहले भी कई बार सफर में आने जाने वाले गांव के लोग तरह तरह के हादसों का शिकार होते रहे थे। कभी जंगली जानवरों का खतरा मंडराता तो कभी चोर डाकुओं का आतंक छाया रहता। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा भयानक था उन अमानवीय और अलौकिक चीजों का डर जिनके बारे में बात करने से हर कोई कतराता था, जो ताक लगाए किसी को भी अपनी चपेट में लेने को मुंह उबाए हाथ लगाकर बैठी रहती हैं। अतीत से ही बंगाल से लगने वाली सीमा के आसपास के गांव प्रेत, पिशाच और तांत्रिक गतिविधियों के लिए कुख्यात रहे हैं। लेकिन पिताजी और दादाजी ने जो कर्ज जमींदारों से लिया था उसका बोझ अब मेरे सर पर था। अगर मैं उस कर्ज को नहीं चुका सका तो मेरा घर और बची कुची जमीन भी मेरे हाथों से चले जाने का डर था। मैं चाहकर भी मिलने वाले किसी भी काम को करने से मना नहीं कर सकता था। वैसे भी बारिश ना के बराबर हुई थी। सूखती फसल और लगातार बढ़ रहे कर्ज के तले दबे किसानों के आंसू बारिश से कहीं ज्यादा तेज बरस रहे थे। एक बार की बात है, मुझे घर से कुछ 15 या 20 किलोमीटर दूर बंगाल की सीमा के पास पड़ने वाले एक गांव में दिहाड़ी का कुछ काम मिला था। मैंने झट से उस काम के लिए हाँ कर दी। फिर घर आकर अपना कुछ सामान बांधा और रात होते ही वहां निकलने के लिए तैयार होने लगा। काम अगली सुबह से शुरू करना था, इसलिए मैं रात को ही वहां चला जाना चाहता था ताकि
अगले दिन की मजदूरी भी मुझे मिल सके। इस बात से मेरी माँ और मीरा बहुत नाराज थी। वो अमावस की काली रात थी। माँ ने कहा, बेटा, आज रात मत जा, कल सुबह जल्दी निकल जाना। तू जानता नहीं है, आज अमावस की रात है। आज की रात भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। आज की रात जाना, मौत को दावत देना होगा। लेकिन मेरा इस पर यकीन नहीं था, या ये कहूं, मैं एक और दिन की मजदूरी गंवाना नहीं चाहता था। तोहफे में मिली करीबी आपकी सोचने और विचार करने की समझ को खा जाती है। मुझे आज भी वो रात इस तरह से याद है जैसे ये सब कल की ही बात हो। आज भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने से गुजर जाता है। मैंने अपनी माँ और मीरा को किसी तरह समझा लिया था। माँ ने एक ताबीज मेरे बाजू से बांधते हुए कहा, बेटा, संभल कर जाना। मैं अपना सामान और एक लालटेन उठाकर पैदल ही उस गांव के लिए निकल पड़ा। चलते चलते मैं अपने गांव से कुछ दूर निकल आया था। अमावस की रात थी। आसमान में ना चांद दिखाई दे रहा था और ना तारे टिमटिमा रहे थे। मैं खेतों के बीच बनी टेढ़ी मेढ़ी सकरी पगडंडियों पर घुप अंधेरे में किसी तरह लालटेन की रोशनी के सहारे आगे बढ़ता गया। हवाएं पेड़ों से टकराकर ऐसी आवाजें कर रही थीं जैसे हवा में कोई मौजूद हो। एक अजीब सी बेचैनी मुझे महसूस हो रही थी। मुझे माँ की कही बात याद आने लगी। क्या आज रात घर से निकलकर मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी थी? यही सब मन में सोचते हुए मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा ली और तेज कदमों से चलते हुए वहां से कुछ और दूर निकल आया। तेज चलने की वजह से मेरे पैरों में लगी खरोंचों से खून रिसने लगा था। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। कुछ दूरी पर एक पेड़ दिखाई दिया। मैं अब थकान भी महसूस कर रहा था। पैर में लगी चोटों के दर्द ने जैसे मेरे कदमों की रफ्तार रोक दी थी। कुछ देर सुस्ताने का सोचकर उस पेड़ की ओर देखने लगा। वो एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ से लटकती जटाएं हवा में ऐसे लहरा रही थीं जैसे जैसे उसके सैकड़ों हाथ मुझे अपनी ओर बुला रहे थे। मेरे कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे। उस पेड़ के नीचे पहुंचकर लालटेन की मध्यम रोशनी में बाकी सामान किनारे रखकर मैंने अपनी चादर फैला ली और अपने पैर में लगी खरोंचों पर थोड़ी हल्दी लगाकर आंखें बंद करके लेट गया। कुछ ही देर में नींद मेरी आंखों में छाने लगी। मैं कब गहरी नींद में चला गया कुछ पता ही नहीं चला। मैं नींद में ही था कि किसी के रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं चौंक कर एकदम से उठ गया। लालटेन की रोशनी तेज कर मैंने अपने आसपास नजरें घुमाई, लेकिन वहां कोई और नहीं था। पास ही बस एक लोहे का चिमटा उल्टा जमीन में आधा धंसा हुआ दिखाई पड़ा और झिंगुरों की आवाजें उस अंधेरी रात के सन्नाटे को बयान कर रही थी। थकान और नींद की वजह से शायद मुझे भ्रम हुआ होगा,
ये सोचकर मैं फिर से लेट गया। आंखें बंद करते ही एक बार फिर किसी के रोने की तेज आवाज ने मेरे होश उड़ा दिए। इस सुनसान जगह पर बार बार आती इस आवाज से मुझे किसी अनहोनी का डर सताने लगा। अंधेरा काफी घना था। लालटेन की रोशनी उस अंधेरे में बस किसी जुगनू की तरह मेरे डर को थामे मुझे कुछ हौसला दे रही थी। मैंने कान देकर ध्यान से उस आवाज को सुना। वो आवाज पेड़ के नीचे से नहीं, मेरे सर के ठीक ऊपर उस पेड़ की एक डाल से आ रही थी। अब तो सच में मुझे डर लगने लगा। मेरा गला सूख गया था। मेरी धड़कनें तेज दौड़ने लगी। वो रोने की आवाज किसी छोटे बच्चे की लग रही थी। मैंने हिम्मत करके पेड़ के थोड़ा ऊपर चढ़कर देखा। वो सच में एक सफेद कपड़े में लिपटा छोटा बच्चा था, कुछ 7-8 महीने का। उसे ऐसे वहां देखकर पहले तो मैं चौंक गया। इतनी रात को एक बच्चा यहां कैसे हो सकता था? फिर मेरे मन में यह विचार आया कि कहीं किसी ने जानबूझकर तो इस बच्चे को यहां नहीं छोड़ दिया। मैंने ये सोचकर उस बच्चे को पेड़ से नीचे उतार लिया। मैं सोच रहा था इस बच्चे को किसी नजदीकी गांव में छोड़कर निकल जाऊंगा। शायद इसे वहां कोई जानता होगा। यही सोचकर मैंने अपना सामान बांधा, अपनी पीठ पर लादा और उस बच्चे को चादर में लपेटकर अपनी गोद में उठाकर चल पड़ा। अब रात का तीसरा पहर चल रहा था। रात का अंधेरा काजल से भी ज्यादा काला था। दूर भौंक रहे कुत्तों की आवाजें अब तेज होने लगी थी। आसपास के माहौल से आ रही अजीब डरावनी और भूतिया आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी। मेरे पास तू बच नहीं पाएगा। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही होना था। मेरे मन को रह रहकर माँ की बात याद आने लगी। मुझे क्या पता था मैं अपनी मौत को खुद अपने हाथों में थामे उसकी ओर कदम बढ़ा रहा था। मैंने डर कर अपने कदमों की रफ्तार बढ़ानी चाहिए, लेकिन मैं तेज चल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में किसी ने भारी पत्थर बांध दिए हों। मेरे पूरे शरीर को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे सैकड़ों किलो का वजन मेरे ऊपर लदा था। मेरी पीठ सामने की ओर झुक गई थी, लेकिन बच्चा बिल्कुल शांत था। वो अब रो नहीं रहा था और उसमें कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी। बच्चा ठीक तो है, इस चिंता से मैंने बच्चे की चादर हटाई और जो नजारा देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस दृश्य ने मेरा खून ठंडा कर दिया। लालटेन मेरे हाथों से छूटकर नीचे गिरी और टूट गई। उस बच्चे के हाथ पैर बरगद की जटाओं जैसे लंबे हो चुके थे। उसकी एक आंख बाहर निकलकर कानों तक लटक रही थी। उसका चेहरा ही बच्चे का था, बाकी पूरा शरीर जैसे हवा में लहराते किसी सांप की तरह मुझे निगलने को तैयार था। उसने मेरी ओर देखा। एक शैतानी हंसी
मेरे चारों ओर गूंजने लगी। वो मेरा गला पकड़ने की कोशिशें कर रहा था। डर के मारे मैंने उसे अपने हाथों से एक झटके के साथ दूर फेंक दिया, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरा, बस हवा में ही मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगा। मैं जान बचाकर वहां से भाग रहा था। अंधेरे में गिरते पड़ते मेरा शरीर पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। वो प्रेत हवा में उड़ते हुए कभी इस पेड़ पर बैठ जाता तो कभी किसी दूसरे पेड़ पर लटक जाता। उसने मेरे सामने मौजूद एक पेड़ से उल्टा लटकते हुए मुझे कहा, दया, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? ये आवाज सुनकर मेरा कलेजा जैसे कूदकर सीने से बाहर आ गया। मैंने कहा, तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उसने कहा, अपनी ताबीज उतार दे, फिर मालूम हो जाएगा मैं कौन हूँ। और पलक झपकते ही वो हवा में ही कहीं गायब सा हो गया। मेरी रूह कांप गई थी। मुझे मेरी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। मैं और तेजी से भागने लगा। मेरे पीछे से भी किसी के कदमों की तेज आवाजें आ रही थी, जैसे वो प्रेत मेरे पीछे ही मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। सामने से आती तेज हवाएं मेरी रफ्तार को कम कर रही थी। उस अंधेरे में दूर से आती एक दिए की टिमटिमाती हल्की लाल रोशनी मुझे दिखाई देने लगी। मैं भागते भागते वहां तक जैसे ही पहुंचा, अचानक से सब कुछ शांत हो गया, जैसे मैं अब तक कोई सपना देख रहा था। सारी आवाजें एकदम से आना बंद हो गई थी। चारों तरफ एक सन्नाटा पसर गया। वहां एक पत्थर पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर रखा था, जिसके सामने ही वो दीपक जल रहा था जो मुझे दूर से नजर आया था। कुछ फूल और सिंदूर भी उस पर चढ़ाए गए थे। शायद वो एक पूजा गया स्थान था। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं वहीं चबूतरे से टिक कर बैठ गया। सुबह जब गांव के ही एक पुजारी वहां आए तो मुझे बेहोशी की हालत में देखकर कुछ लोगों को बुलाया और मुझे अपने गांव ले गए। होश आने पर मैंने पिछली रात की सारी कहानी उन्हें बताई। उस पुजारी ने कहा, यहाँ आसपास मौजूद कई इलाकों में लोग अपनी भूत या प्रेत बाधा से निजात पाने के लिए बरगद के किसी पेड़ पर उन प्रेतों को स्थापित कर देते हैं और अमावस की रात उनकी पूजा करते हैं और उन्हें कुछ भेंट भी चढ़ाते हैं, जिसके बदले में प्रेत उन लोगों को परेशान नहीं करता। और अगर उन प्रेतों को पूजा नहीं जाता या भेंट ना चढ़ाई जाए तो वही होता है जो तुम्हारे साथ हुआ। तुम खुशकिस्मत हो जो कल की रात बच निकले। कल अमावस की वो काली रात थी। मैंने माँ के दिए हुए उस ताबीज को अपने हाथों में पकड़ लिया और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर आ गया। माँ की वो सीख मैं आज भी भूला नहीं हूं। उस रात मेरी जान माँ के प्यार
और आशीर्वाद ने बचाई या भगवान ने, मुझे पता नहीं। खैर, मेरे लिए वो दोनों एक ही हैं। तो दोस्तों, ये थी दया की कहानी। कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही कुछ समय देकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी आप बीती भी हमारे साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल के माध्यम से साझा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।